Hello everyone, welcome to Trap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I am with you with the specific area of JIIB examination और आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी पराक्रम सीरीज की। आज की क्लास की शुरुआत हो रही है हमारी एक स्पेसिफिक एरिया के साथ, यानी आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी बुक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1, डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंड एएस। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमारे पास ना ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एएस और इंड एएस की तरफ से ज़्यादा रखे गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस कई बार अकाउंटिंग के बेसिक से भी आते हैं। क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी अकाउंट, जब हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो एबीसी में ए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। सो आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कैसे पैदा हुई, अकाउंटिंग की जो पूरा फेज चेंज हुआ वो कैसे हुआ, अकाउंटिंग का जो पूरी वर्किंग निकल कर आई वो किस तरीके से निकल कर आई, दैट इज समथिंग दैट we'll be talking about in our session today. So before I proceed further, everyone, please share the session, like this particular session, and don't forget to subscribe to the channel. Right, chaliye, so let's begin with the specific topic of understanding the term accounting. आज हम शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग से। देखिए, अकाउंटिंग आई कहाँ से थी? बहुत समय पहले, जिस समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हुई, उस समय एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बढ़ने से उनको नोट डाउन करने की। सिर्फ नोट डाउन ही नहीं, उनको अलग अलग क्लासिफाई करने की भी। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि चीज़ हुई क्या थी, उसका असर क्या हुआ? अगर बताइए कि मैं प्रोडक्शन कर करके सेल करी जा रही हूँ, तो उस केस में आप मुझे कैसे बता पाएंगे कि मैम ये हो रहा है अब या वो हो रहा है? प्रॉब्लम कहाँ है कि आप मुझे कहीं पर क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे कि किस दिन क्या हुआ था और उसका आपके बिजनेस पे ओवरऑल कुछ अच्छा असर हुआ है या कुछ बुरा असर हुआ है। द रीज़न इज कि एनालिसिस करने के लिए चीज़ों का नोट डाउन किया होना ज़रूरी था। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया था, पहले लोगों ने अपने अपने तरीके से चीज़ों को नोट किया हुआ था, और फिर क्या प्रॉब्लम आने लगी, फिर इन्हें कंपेयर कैसे करें? अगर कोई स्टूडेंट अलग से कोई स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है तो क्या आप उस स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को सीबीएसई या आईसीएसई से कंपेयर कर पाएंगे? आप बोलेंगे सीबीएसई वाले सीबीएसई से कंपेयर ही हो सकते हैं और आईसीएसई वाले आईसीएसई से। द पॉइंट इज चीज़ों की अलग अलग क्लासिफिकेशन होना और साथ ही आपके काम में यूनिफॉर्मिटी लेकर आना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बनाया गया। लेकिन इसके पीछे के लोग कौन थे, अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई और अकाउंटिंग के कौन कौन से रूप बदले, वो आज हम सारे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के सिनेरियो की, यानी अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना काम करना शुरू किया। का फर्म है, कंपनी है या एंटरप्राइज है। देखिए, अकाउंटिंग कहने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो अकाउंटिंग जो है ये बेस बनता है और इसके पीछे इसकी इतनी सारी ब्रांचेस अब बन चुकी हैं जो कि कोर ब्रांचेस बनकर आई हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपके आसपास एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, जैसे फिजिक्स को लेकर या फिर हम केमिस्ट्री को लेकर बात करते हैं, एग्जिस्टेंस तो उसकी है हमारे आसपास, बस एप्लीकेशन का हमको पता नहीं चलता। वही सेम सिनेरियो अकाउंटिंग का है। तो जैसे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना काम शुरू करती है, अब मैंने अगर अपना काम शुरू किया तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले मेरा पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा। जो पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगी उसे कहा जाता है कैपिटल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब कैपिटल के अलावा रिसोर्सेज भी तो लगाने पड़ेंगे, सिर्फ पैसा लाना काफ़ी नहीं होता। अगर मेरे पास कोई और रिसोर्सेज हैं, जैसे मेरे पास में कोई अपना ऑफिस है, कोई लैंड मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को इन चीज़ों से अपना बेस बन जाता है कि वो अपना काम प्रॉपर शुरू कर सके। तो देन दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट दे लुक फॉरवर्ड टू, कि ठीक है, हम इसको भी ऐड करते हैं। पहला आया कैपिटल, सेकंड आया आपका लैंड, थर्ड क्या आएगा? इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेबर। बिना लेबर के हम काम कैसे करेंगे? जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज जरूर होगा कि ह्यूमंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के आप काम कैसे कर सकते हैं? है ना? आपके पास सब कुछ हो लेकिन लोग ना हो, फिर वो काम कैसे होगा? क्योंकि ये काम तो इंसान करते हैं। तो इसीलिए इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है प्रोडक्शन। जब वो कोई चीज़ प्रोडक्शन करती है तो या तो कोई गुड्स बनेंगे या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी जो कि कस्टमर को दी जाती है। जैसे अगर आप एडटेक की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं? यहाँ पर हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, यानी आपके पास क्या है, प्रोफेशनल्स के थ्रू आपको सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है, और मैं ऐसे देखा जाए तो जो
टीचर्स हैं वो अपनी एक प्रोफेशनलिज्म के थ्रू अपनी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और रिकॉर्डेड जो प्रोडक्ट्स आपके पास मिल जाते हैं वो आपकी तरह से गुड्स बन जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से अकाउंटिंग जो है वो क्या किया जाता है, जो भी ये चीजें हो रही हैं उनको इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन अपना सारा खर्चा बना लेती है और फिर चीजों को बेचती है। और जब वो बेचती है तो वो ये जान पाती है कि उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया या फिर कमाया लॉस। ये क्या है, एक इकोनॉमिक ऑपरेशन है। अकाउंटिंग के आने का रीजन क्या था कि अब इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू हो चुका था, करेंसी मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। आपको ये जानना बहुत जरूरी था कि पैसे का इम्पैक्ट कहाँ, कितना और कैसा रहता है। देन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जाती है। देखिए, जब आप चीज़ को नोट डाउन करके रखते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल कर बाहर आती हैं, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और उसी के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी में पोजीशन की बात करते हैं कि इकोनॉमी में क्या है। अगर जैसे मैंने बोला कि आपने मुझसे पूछा निहारिका मैम आपके पास क्या है, मैंने बोला मेरे पास मेरा अपना घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है। ये सब चीजें मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं अपनी नेटवर्थ बता रही हूँ। बिजनेस को ये और ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि बिजनेस को लोगों से इन्वेस्टमेंट लेनी होती है, तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि देखिए मैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा भी आ रहा है, मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ। आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए या आप हमारी कंपनी से चीजें खरीदिए, वो दोनों चीजें बन कर आती हैं। चाहे वो इन्वेस्टर टारगेट करें या फिर हम टारगेट करें हमारी कस्टमर को, क्योंकि देखिए जो चीज बिक रही होती है ना उसके पीछे हमेशा ज्यादा लोग पड़ रहे होते हैं कि ठीक है ये चीज बिकी रही है इसका मतलब अच्छी होगी, तो वो उस चीज के पीछे भागते हैं, राइट। देन हमारे पास पूरी वर्किंग कैसे चलती है, जैसे पता है क्या होता है, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फर्म होती है, एंटरप्राइज, आप कुछ भी कह लीजिए, वो क्या करता है, वो कस्टमर को, ये रहा हमारा कस्टमर, वो कस्टमर को क्या करता है, वो गुड्स सेल करता है। बट इसके पीछे क्या करेगा, उसको पहले प्रोड्यूस भी तो करेगा ना, और प्रोड्यूस करने पर उसको आएगा खर्चा। अब वहां पर ये जो सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर उसने क्या किया, गुड्स परचेज किए, लेबर को एक्सपेंसेस दिए, क्योंकि लेबर को तो बहुत बार मिलती है पर डे पेमेंट्स, यानी कैजुअल लेबर को दिहाड़ी मिलती है और जो हमारे अपने परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनको मिलती है वेजेस। इसके बाद क्या होगा, और जो भी और एक्सपेंस होगा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो सारे के सारे आपके इंडिविजुअली अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है ट्रांजैक्शन। क्यों कहा जाएगा ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये हर दिन की वैल्यूएशन कर रहा है। ये नहीं कि वो मतलब एग्जैक्टली ना बताऊं तो वो हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नोट कर रहा है, अब ये बेचा, अब ये खरीदा, अब ये हो गया, अब वो हो गया, जब वो उन चीजों को नोट कर रहा है दैट्स अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर इस ट्रांजैक्शन के होने के कारण क्या होगा, हमारी चीज बनकर तैयार हुई, अच्छी बनकर तैयार हुई, तो क्यों नहीं लोग हमसे वो बाय करेंगे, लोग बाय करने आएंगे ना, तो मेरा कस्टमर भागा भागा आएगा, वो मुझसे चीज खरीदेगा और वो मुझे पैसे देगा। अब देखिए, चीज के बदले पैसे आ रहे हैं और उनको पैसे के बदले चीज मिल रही है, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर आपका मनी मूवमेंट आ रही है। आज आए पैसा या कल आए, लेकिन हाँ, मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट उसमें है। इससे क्या होगा, या तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रॉफिट कमाएगी या कमाएगी लॉस। बट इन सब चीजों को यहाँ पर वो एज अ रिजल्ट तो जरूर देखेगी ना, कि अगर इस साल मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए थे, ओवरऑल बेच कर मेरे पास आज भी 2,000 पड़े हैं। ठीक है, मतलब 8,000 मैंने इस साल में बेच दिए, जो 2,000 बचे हैं वो मेरा इवेंट है। रिजल्ट यानी जब चीज हो चुकी होती है, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। ठीक है ना, तो हम उसको यहाँ पर एज एन इवेंट डिफाइन करते हैं। फिर क्या हुआ, अब बारी आती है अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन की। अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी AICPA ने अकाउंटिंग की मेन डेफिनेशन जो पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है उसको बनाया था।
ये डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के शुरू होने से हमें जरूरत पड़ी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने की। तो उसको रिकॉर्ड करने की वो जो पूरी टेक्निक है या पूरी आर्ट है, उसको कहा जाने लगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या होने लगा, चलिए एक छोटा सा हिस्सा इसका पढ़ते हैं। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो अकाउंटिंग के कुछ छोटे छोटे हिस्से हैं। चलिए पहले मैं शुरुआत करती हूँ इसी के अंदर कवर करते हुए। अकाउंटिंग को ना अगर आप बिल्कुल बेस लेवल से देखते हैं, तो बेस लेवल पर ना अकाउंटिंग को डिफाइन करते हुए कहा जाता है जब हम चीज़ को सिर्फ नोट कर रहे हैं। आज सेल हो गई जी, आज परचेज हो गई, आज 4,000 रुपये का हमारा लॉस हो गया जी, हमारे कोई गुड्स जल गए थे, फिर कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास आज इंश्योरेंस क्लेम आ गया, फिर कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी सेल कर दी। ये अलग अलग चीज़ें हो रही है ना, इनको जब आप नोट करते हैं उसे कहा जाता है रिकॉर्डिंग। आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इवन बैंक्स के अंदर भी हम लोग जैसे जो क्लर्क्स आ गए, उनका बेसिकली वर्क क्या आ जाता है, बैंकिंग किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप डेटा एंट्री लेवल पर देखेंगे, उनका काम सिर्फ एक ही है, आज क्या हुआ, आज डिपॉजिट्स हो गए, आज विड्रॉल्स हो गए, आज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसेस हो गए, आज इनकम्स आ गई। उनको सिर्फ ये नोट करी जाना है, उनको अपना दिमाग नहीं लड़ाना, उनको बस सिस्टम में ये चीज फीड करनी है कि ये चीज हो गई। फिर उनके ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, अब इसको सॉर्ट करते हैं। यानी वो कहते हैं कि परचेजेस को अलग कीजिए, सेल्स को अलग कीजिए, एक्सपेंसेस को अलग कीजिए, और बाकी इनकम्स को अलग कीजिए। पहले उन्हें क्लासिफाई किया, लेकिन इससे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर वो कहते हैं एक ही जगह आप सब कुछ डाल दीजिए, जिसे वो कहने लगे समराइजेशन। चीजों को मोटा मोटा तौर पर आप ये बताइए कि इससे क्या समझ में आता है, जो भी इनकम्स, एक्सपेंसेस और इन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। कहते हैं इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, यानी इसमें रुपया इन्वॉल्व है। और ये जो ट्रांजैक्शन और इवेंट, ट्रांजैक्शन यानी अकेला अकेला जो चीज हो रही है, इवेंट यानी उसका रिजल्टेंट। ठीक है, इवेंट यानी उसका रिजल्टेंट। अब वो कहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी, और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और इसी के बेस पर हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो यानी हमारा प्रॉफिट या लॉस होना, या फिर हमारे बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस कैसे जा रहे हैं, हमारी वर्किंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, हमारा क्या चल रहा है बिजनेस में, वो सब ये नोट करता है। अब यहाँ पर ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है एवरीवन। वो इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है जहां पर हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ आई एम सॉरी, बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद आती है आपकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यानी इस चीज को जो हमने नोट डाउन की है, इसको हम एनालाइज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज समथिंग जो आपका अकाउंटिंग बनकर आता है। अब जो भी चीज आप कहते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम स्टडी करते हैं, यानी अकाउंटिंग के इतने सारे स्टैंडर्ड्स बन गए, इतना सब कुछ निकल कर आ गया, कुछ कंक्लूजन्स निकले, कुछ चीजों सही निकली, कुछ गलत निकली। जब वो कंक्लूजन्स और हमारा एक एक्चुअल फॉर्म ऑफ डेटा तैयार हो गया, तो हम उससे कहते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, डन। ये वाली चीज हमारी ना पूरा फेज बताती है कि अकाउंटिंग बनकर आई तो कैसे आई। और ये जो है ना अकाउंटेंसी, ये आपका नॉलेज का पूरा समय के हिसाब से बना हुआ अकाउंटिंग का पूरा रिकॉर्ड है। अब अकाउंटिंग को और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास क्या आया, ये रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और फिर समराइज करना, यानी RC&S, ऐसे याद कर लीजिएगा। आर, फिर सी, और फिर एस। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कौन सा डेटा, इकोनॉमिक ऑपरेशंस का, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो वो नहीं। अगर मदर अगर अपने बच्चे को कुछ दे रही है तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई गुड सेल करती हूँ और मुझे पैसा आता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और यहाँ पर क्या आएगा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी है, क्योंकि इसमें पैसे की मूवमेंट हो रही है। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, दैट इज योर रिकॉर्डिंग। आप चीज को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटकर उन्हें हम कहेंगे क्लासिफाइंग।
खर्चे हैं सारे अलग, इनकम है सारी अलग, फिर उन सबको एक ही जगह डालना, उसे हम यहाँ पर डिफाइन कैसे करते हैं? एज द टर्म ट्रायल बैलेंस। ठीक है। देन हमारे पास क्या निकल कर आता है, जब आप ये सब चीज कर लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट जो नंबर उसके पास है, 1 है 2 है, क्या परचेज किया, क्या सेल किया, कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी इनकम आई, उन सब चीजों को वो एक क्वांटिफाई करके एटलीस्ट समझ आने वाली जो आपकी वैल्यूएशन है उस तक लेकर जाता है। तो रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, हम सारी ट्रांजैक्शंस को करते हैं नोट, और फिर उनको सही तरीके से नोट किया है कि नहीं वो चेक करते हैं, कि हमारे पास वाउचर्स होते हैं, बैंक्स भी तो वाउचर्स मेंटेन करते हैं ना। और ऑब्जेक्टिवली, यानी अगर किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि आपने लिखा हुआ है कि ये परचेजेस हुई हैं, क्या ये हुई थी, आपके पास उसके बिल्स, उसकी बेसिक सॉफ्टवेयर डिटेल्स जो भी आपने सबमिट किए वो हर समय पर अवेलेबल होनी चाहिए। वरना दुनिया आप पर भरोसा क्यों करेगी कि अगर आपने कहा है कि 1000 रुपीज लगे तो एक्चुअली 1000 लगे भी हैं कि नहीं लगे। तो इसीलिए यहाँ पर उसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। देन क्लासिफाई कीजिए। क्लासिफाई करना यानी हम लोग कहते हैं कि इसको ये इनकम है या ये है एक्सपेंस, आप उसके हिसाब से नोट कीजिए। देन हमारे पास क्या आएगा, समराइज थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी तो आप उन्हें क्या करेंगे, एक जगह पर डालेंगे, इससे मैनेजर को जल्दी समझ में आएंगी चीजें। वरना अगर थोड़ी सी चीजों में वो समझने बैठेंगे तो उनके पास तो हजारों फाइल्स हो जाएंगी एक दिन की, है ना। देन इज समराइज द थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उनको समराइज कीजिए, और साथ ही साथ इन अ मीनिंगफुल वे। ठीक है, आप उसको ना एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस ऑफ बुक्स के अंदर इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। जब आपने सब कुछ प्रॉपर लिख ही दिया, मेरे टोटल इतने परचेजेस हुए, इतनी सेल्स हुई, जैसे मान लीजिए मैंने टोटल सेल किए हैं 10,000 रुपीज की, और मेरा टोटल एक्सपेंसेस थे 7,500 के, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? आप क्या करेंगे, आप इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, और फिर आपकी वैल्यूएशन क्या निकल कर आएगी? आप बोलेंगे देखिए इस साल मैंने 2,500 रुपीज कमाए हैं, आगे चलकर मेरी कोशिश है कि मैं और कमाऊं, तो मेरा इस बार का प्रॉफिट एंड लॉस तो ये है बेस्ड अपॉन एसेट जो आपने मुझे दिया था। डन। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। बिजनेस को और कोई तरीका नहीं आता ये बताने का कि वो क्या है, वो उसके लिए ये वाला पूरा पोर्शन क्या होता है, ये एक तरह का ना लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अगर कोई बिजनेस को पूछे कैसा चल रहा है, जी हमारी टर्नओवर तो अच्छी चल रही है, अभी रिसेंटली हमने अपने लॉसेस भी रिकवर कर लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा इसी तरीके से और इन्हीं चीज़ों के साथ में फोकस्ड रहते हैं, और उन्हें रहना भी पड़ता है, तभी तो उन्हें अच्छे से चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो ये आया, ये था। अब इसके बारे में हम जानते हैं थ्रू अ स्पेसिफिक एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? फंडामेंटल यानी सबसे बेस प्रोसेस उसमें नहीं है ये। सबसे पहला आया क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और समराइजिंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डालना। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, चीज को बस नोट डाउन कर लेना। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, चीज के बारे में सोचना। और समराइजिंग का मतलब क्या होता है, वो हमारे पास बेस आ जाता है जहां पर हम कहते हैं कि सब कुछ एक ही जगह नोट डाउन कर कर रख लिया जाए। तो क्या मैं इस बारे में कह सकती हूँ, हम पीछे ही पढ़कर आए हैं, जो बेस लेवल है उसमें आते हैं RCS, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये उसी की सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में ये आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए, ये तो बेस एलिमेंट प्रोसेसेस नहीं होगी, रिकॉर्ड, देन क्लासिफाई एंड देन आपके पास समराइज। तो इसका आंसर एनालाइजिंग नहीं है, क्योंकि एनालाइजिंग में तो हम सोचते हैं, फिर हम अकाउंटिंग से अकाउंटिंग के अंदर आगे आगे चले जाते हैं, है ना। डन एवरीवन। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। कुछ चीजें हमारे पास एक की टेक अवे है। अब देखिए जब हम बात करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की, तो हमें ना उसका किस में नोट करना है, पैसे में क्या हो रहा है वो नोट करना है।
कैसे? जैसे अगर हम कोई बहुत बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय बड़ा बड़ा लॉयल है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन लॉयल है, लेकिन आप उसे क्वांटिफाई कैसे कर पाएंगे? नंबर ऑफ इयर्स दे हैव गिवन, द अमाउंट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वही बता पाएगा ना। और तो कोई चीज़ नहीं है जो ये बता सके कि उस पर्टिकुलर पर्सन की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्या है ना। क्योंकि सैलरी से ऊपर हमारे पास ये है कि उस पर्टिकुलर पर्सन की ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू कितनी है। वही उस पर्टिकुलर पर्सन और उस ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए इजी चीज क्रिएट करता है। कैसे? जब वो कहते हैं कि यहाँ पर आप ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बताओ कि चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई वर्कर्स के साथ में कोई लड़ाई हो जाए, जब तक कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा तो तब तक आप उस बारे में कुछ भी नहीं नोट करेंगे। अब जैसे कोई ट्रांजैक्शन की बात की जाए, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, और याद रखिए आपके बिजनेस की भी होनी चाहिए। मेरे घर में मेरे एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, दैट इज नॉट माई बिजनेस कंसर्न, वो मेरी इंडिविजुअल ही कंसर्न है ना। the transactions are recorded in terms of money only। ये जो transactions हैं ये हमेशा ही किसी ना किसी तरह के जो पैसे हैं उन्हीं में आपको कहीं ना कहीं मिलती है। जैसे ट्रांजैक्शंस की बात की जाए, देखिए मनी के अलावा आप क्या नोट कर लेंगे? अगर किसी ने बोला कि वो लॉयल्टी, आप उसको लॉयल्टी को क्या लिखोगे? 10,000, 20,000? दैट्स नॉट द पॉइंट ना। उसको वैल्यू नहीं कर सकते। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे आरसीबी जो था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सेल्स कोहली, अगर वो आईपीएल ऑक्शन के अंदर उसको कोहली को ऐसे सेल करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? जो अकाउंटेंट है वो सिर्फ सेल वैल्यू नोट करेगा। उसे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने अवार्ड्स हैं, कितने फैंस हैं, कितनी फॉलोइंग है, नथिंग, है ना। वो क्या करेगा? वो पाउंड पर्सन अपने काम करेगा एंड देन वहां पर वो मूव ऑन कर जाएगा। तो इसके अंदर की जो इसका एलिमेंट था वो भी तो पता होना चाहिए था ना। देन यहाँ पर हमारी बात हुई फाइनेंशियल कैरेक्टर की। अब समझते हैं अकाउंटिंग बनकर क्यों आया था। देखिए मैंने बिगनिंग में ही बताया, अकाउंटिंग के बनने का एक बड़ा सॉलिड रीजन था। अकाउंटिंग बनाना पड़ा क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो हमें चीज़ें ना नोट तो करनी थी ना, तो उसके बिना तो हमारा काम नहीं चलना था। तो इसीलिए हमें अकाउंटिंग का ये जो पूरा है ना ये बनाना पड़ा। अकाउंटिंग की ज़रूरत बहुत मेजर थी, नहीं तो हमें कुछ याद ही नहीं रहना था। कितनी चीज़ें ह्यूमन मेमोरी में आ जाएंगी। और चीज़ों के अंदर एक चीज़ और हो जाती है, वो है उसके अंदर ना, चीज़ों के अंदर कई बार क्या होता है कि लोग ना चेंजेस भी कर जाते हैं। जिसको याद नहीं होगा वो चेंज भी तो कर सकता है ना चीज़ें। इसीलिए आपको क्या करना पड़ा? अकाउंटिंग का पूरा एक प्रोसेस बन कर आया रिटर्न फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर इसका मेन पर्पस क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने का। यानी आपके प्रॉफिट्स कितने हुए, आपके लॉसेस कितने हुए, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी इनकम्स कितनी है, ये आप आराम से जान पाएंगे। सोचिए अगर मैं अपने घर में एंटर करूं और मुझे पता है मेरी जो चाबियां हैं वो की स्टैंड पर ही जाती हैं, तो हर बार क्या होगा? जब भी मुझे चाबी चाहिए होगी मेरा हाथ हमेशा की स्टैंड की तरफ जाएगा। इनफैक्ट जिस दिन वहां पर नहीं होगी उस दिन मुझे पैनिक होगा कि अरे यहीं पर तो रखते थे। ऑर्गेनाइजेशन के भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से रखे जाएंगे, तो जब भी आपको वो चाहिए हो आप उनको पिक करेंगे और उनको रिव्यू कर पाएंगे। तो ये सिस्टमैटिक होने बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग इसी सिस्टमैटिक सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए आया था। और साथ ही साथ ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मैं काम करूं इंडिया या रशिया के साथ, इंडिया का रशिया के साथ वर्किंग, इंडिया या यूएसए के साथ में वर्किंग, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ती है ना। कि अगर आप वहाँ पर अपने पर्टिकुलर लोग भेज रहे हैं या अपने कुछ एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, अपना किसी और तरीके से काम चल रहा है आपका, आपको देखना कितना ज़रूरी है कि आप कितना पैसा कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं, है ना। अब जैसे हम लोग नॉर्मली भी बात करें तो बिजनेस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि पैसे की कितनी मूवमेंट हो रही है, क्या मूवमेंट हो रही है। उसके बिना हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फेल हो जाएंगी, हमारी करेंसी फेल हो सकती है क्योंकि हम करेंसी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। देन द नेक्स्ट पार्ट दैट अराइजेस इज कम्युनिकेट। देखिए जिसको चीज समझ में आएगी वही चीज बताएगा ना। जिसको चीज समझ में नहीं आई फिर वो कैसे बनाएगा? अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नोट करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे इस बार इतने एक्सपेंस आए, इतनी इनकम्स आई, उन सब चीजों को जब नोट करते हैं तब जाकर क्लैरिटी आती है कि बिजनेस ने करना क्या है।
तो वो जो कम्युनिकेशन वाला पूरा सिनेरियो है वो तभी बिल्डअप हो पाता है, चाहे उन्हें इन्वेस्टर्स को बताना पड़े, शेयर होल्डर्स को बताना हो। सरकार भी तो पूछती है जीएसटी के लिए, इनकम टैक्स के लिए, बैंक्स भी तो पूछते हैं कि निहारिका मैम लोन तो लिया था आपने, कब वापस कर रहे हो, पैसे कितने आते हैं आपके पास। और मैनेजर्स तो हमेशा पूछेंगे क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इसी से लिंक्ड होती है। अब जैसे अब हमारे पास में मेजर फ्रॉड्स जो हमने कहीं ना कहीं देखा था मिस्टर विजय माल्या की तरफ से, हम लोग किंगफिशर को हमने लॉसेस में जाते हुए देखा। जबकि अगर हम ऐसे देखें तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, पता है। बट अल्टीमेटली क्या हुआ था, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनिपुलेशंस हुई, अकाउंट बुक्स जो दिखती थी वो दिखती नहीं थी, राइट, जो सच था वो दिखा नहीं था, जिसके चलते समय के साथ वो लुका एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन वाज गॉन। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के जाने से इंडिया क्या, ओवरऑल हमारे पास एक मेजर लॉसेस तो हुए ही। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टू सेटिस्फाई लीगल रिक्वायरमेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जी, अगर मैंने बोला कि जी मेरा तो टैक्स नहीं बनता, वहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे बोलेगा यार का मैम कितने रुपए बने, मैंने तो बैंक में पैसे आते हुए देखे, आपने तो बताया नहीं। तो थैंकफुली इस समय आई थिंक इफ यू वुड हैव सीन द बजट, इस बार का बजट इज टोटली टारगेटेड टुवर्ड्स मिडिल क्लास। बहुत सालों बाद कहीं पर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो लीगल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट है ना, ये एक मिडिल क्लास फैमिली को आज सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट दिखता है कि देखिए अकाउंटिंग के पॉइंट पर ठीक है आप नोट करवा लो, हमें टैक्स तो कम कर दो। और वो उन्होंने कर दिया। सो अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, अगर मैंने बोला कि नहीं नहीं मेरा टैक्स नहीं बनेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा नहीं हरका मैम बुक्स दिखा दो अपनी, नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बुक्स दिखा दो और फिर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो जब जीएसटी डिपार्टमेंट मुझे ये बोल देगा, जीएसटी की बात करें या इनकम टैक्स की बताएं, सबने बोल दिया कि यार का मैम आपके पास तो रिटर्न रिकॉर्ड होने ही चाहिए, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या, मुझे रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हेंस इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन है एक तो वो ट्रू हो और वो हो फेयर। ठीक है। अब वो ट्रू एंड फेयर में जो व्यू वाली चीज आती है ना, एक तो ट्रू इज ऑलवेज अबाउट व्हाट यू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ चीजें आपसे ही कंसील्ड है और आपके पास वो प्रूफ है कि आपके पास वो चीजें कंसील्ड है, फिर तो आप पर कोई फ्रॉड्यूलेंट वाली चीज भी नहीं जनरेट की जा सकती, बट अदरवाइज की जा सकती है। राइट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डर कर इस मामले में जरूर रहना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के बहुत से एडवांटेजेस हैं, मुझे बार बार चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैंने आपसे बोला कि सर मैं कह रही हूँ कि हम लोग ना 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, अब वहीं पर अगर आपने नोट किया होगा तो आप मुझे बोलो कि मैम हमारे पास लॉस आ रहा है, अभी नहीं करते। मैम हमारे पास प्रॉफिट आ रही है, मुझे नहीं लगता ये ट्रांजैक्शन सही होगी। अब अगर मुझे किसी भी टाइम पर मेरे इन्वेस्टर ने बोला नहीं हरका मैम हाँ जी क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा हुआ है उसका क्या सिनेरियो है। मैंने पूछा मतलब, वो कहते मैम आप पैसे का इंटरेस्ट हमें कब तक दोगे। तो फिर मैं बोलूंगी आपने जो मुझे पैसे दिए थे मैंने यहाँ पर वो इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको इतने समय बाद आपका पैसा मिल जाएगा। तो हमारा इन्वेस्टर बेचारा खुश कि उसको पता चल गया कि कंपनी ढंग से काम कर रही है, उसका पैसा डूबा नहीं है। वही सेम चीज क्रेडिटर की हो जाती है, जो लोग हमें पैसा देते हैं उनको भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि नहीं कंपनी तो ठीक काम कर रही है, मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स, इन ऑर्गेनाइजेशन को जो लीगल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं दे हैव टू फिल इट अप। एंड साथ ही साथ अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो अकाउंट बुक्स चेक भी तो होंगी, तो जब वो चेक होंगी तो उससे क्या होगा, उसमें आने वाली गलतियां भी खत्म होंगी और चीज की एनालिसिस भी प्रॉपर होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी देखिएगा बढ़ेगी। क्योंकि आप जिस चीज को रेगुलरली देखते रहते हैं ना, देन यू फील दैट वे कि नहीं ये वाला काम चीज या ये वाली स्पेसिफिक नोटिंग डाउन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है। तो ये है इसके एडवांटेजेस। अब अकाउंटिंग बनकर कैसे आया, अकाउंटिंग की शुरुआत हमारे कंट्री में तो बहुत साल पहले हो गई थी, अराउंड 2400-2500 साल पहले हो गई थी। लेकिन ना वर्ल्ड में वो आई है हार्डली 500 साल पहले, यानी 1494 एडी के अंदर। तो शुरुआत करते हैं हमारे खुद के भारत से। यानी जब हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो हमारे पास एंशिएंट सिविलाइजेशन चाहे इंडियन हो, इजिप्शियन हो, रोमन हो, वहां पर आपको अकाउंटिंग जो है वो देखने को मिलती है। इन्होंने क्या किया था, अकाउंटिंग की पूरी एक डिफरेंट, ऑब्वियस ही बात है कि जब ट्रेडिंग शुरू हुई जरूरत पड़ी करेंसी के साथ वर्क करने की, तभी इन्होंने इसकी जो पूरी लिखने वाली चीज है वो शुरुआत की होगी। बट
अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग हम यूज करते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट एग्जिस्ट करती थी। अब जहां पर हम इंडियन इन एंशियंट इंडिया, वो लोग नामा, महाजनी, मारवाड़ी, देशी, ये डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग के मेथड्स थे जो यूज किए जाते थे। बट इसका मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई किसी तरह का यूज कर रहा है, कोई कोई यूज कर रहा है, तो वो कंपेरेबल नहीं रह जाते। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जरूरत पड़ी यूनिफॉर्मिटी की। फिर आगे हमारे पास एक इटालियन मॉन्क है, वो लेकर आए थे। बट इंडिया में ये जो अकाउंटिंग है जिसकी हम मैं बात कर रही थी, 24-2500 ईयर्स पहले किसी ने इसको बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से अगर हम बात करते हैं तो देयर वाज, उनके गुरु थे ये बेसिकली कौटिल्य, या फिर जिन्हें हम कहते हैं चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये आपका रिटर्न प्रूफ है रादर कि हम उस समय पर भी इंडिया में अकाउंटिंग की रिकॉग्निशन एग्जिस्ट करती थी। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। दो इसके अंदर ना इकोनॉमिक गवर्नेंस, क्योंकि सरकार कैसे चलानी है एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर, वो चीज उन्होंने बेसिक कवर की थी। लेकिन उसके एक हिस्से में उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो पैसा उनके पास आया उसको मैनेज कैसे करना है, वो भी उन्होंने अपनी बुक में बताया था। अगर मैं इससे भी पीछे जाऊं तो अगर हम हिंदुओं की जो कहानियां हैं, ठीक है, वैसे तो उन्हें माइथोलॉजी बोल दिया जाता है, बट लेट्स नॉट यूज द टर्म माइथोलॉजी बिकॉज आई डिफर विद इट। तो हमें कहीं ना कहीं बताया जाता है कि यमराज के पास जब मृत्यु के बाद इंसान वहां पहुंचता है तो वहां पर ना हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा रखा जाता है। और वो कौन रखते हैं? वो वहां पर चित्रगुप्त जो है उनके पास हमारी कर्मों का लेखा जोखा है, यानी अकाउंटिंग तो चलती है। और इंडियंस जो है वो अकाउंटिंग को आज से नहीं जानते, वो बहुत समय से जानते हैं। सो दैट इज हाउ अकाउंटिंग की शुरुआत हमारे कंट्री में हुई। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली ना अर्थशास्त्र से ऊपर, या अकाउंटिंग की एवोल्यूशन जो हम कहते हैं, वो मॉडर्न एवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ नहीं हुई, वो हुई है मैंने भी बताया था, एक इटालियन मॉन्क है जिनका नाम है लूका। उन्होंने शुरुआत की थी जो हम आज फॉलो करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। अब इसको बनाने वाले कौन थे? दैट वाज लूका बार्टोलोम्यू दे पेक्योली। यहीं पर उनका नाम लिख देती हूँ, ठीक है। दैट इज लूका पेक्योली। इनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम है, एक नहीं बहुत सारे। तो कुछ कुछ बुक्स में इनके कुछ नाम लिखा है, किसी बुक में कुछ नाम लिखा है। सो ही इज द मैन बिहाइंड द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेसेस जो हम आज पढ़ रहे हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने अकाउंटिंग की जो पूरी प्रोसेस थी, इसको बनाया था 1494 एडी के अंदर। इनका भी एक मेजर रोल रहा है, क्योंकि आज जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इनकी बनाई हुई अकाउंटिंग का थोड़ा सा यूरोप वगैरह में जब ये जानी शुरू हुई तो उस अकाउंटिंग का रिफाइंड वर्जन यूज होने लगा। और उसके बाद फर्दर जो मॉडर्न अकाउंटिंग निकल कर आई, उसका एक अमेरिकन वर्जन भी आया। हम ये अमेरिकन वर्जन, यूरोपियन, कुछ कुछ चीज़ें ये हमारे पास हमारी बुक के अंदर जेआईबी में कवर होती हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। इसके हिसाब से जब ये इवॉल्व हो रहा था अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग कुछ इस तरह की ब्रांचेस में बनकर आया। सबसे पहली शुरुआती तौर पर निकल कर आई स्टीवॉर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवॉर्ड यानी भरोसा। यहाँ पर ना ये जो भरोसेमंद इंसान, बेसिकली स्टीवॉर्डशिप अकाउंटिंग में क्या हुआ था, जो यूरोप की तरफ मेजर लैंडलॉर्ड्स थे, रिच एरिस्टोक्रेट्स थे, उनके पास उनकी प्रॉपर्टीज होती थी, उनके पास मल्टीपल बिजनेसेस होते थे। एक इंसान ये सब मैनेज करेगा या नोट डाउन करके रखेगा? तो उन्होंने एक भरोसे लायक इंसान रखना शुरू किया जो इन सब चीजों का नोट डाउन करके अकाउंट्स मेंटेन करता था। उसे वो कहते थे स्टीवर्ड। तो स्टीवर्ड से अकाउंटिंग की शुरुआत की गई, जिसे हम कहते हैं स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। फिर आई अकाउंटिंग का जो लूका पेक्योली ने सिस्टम बनाया था, उसका रिफाइंड वर्जन, जिसे हमने इस्तेमाल करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी या कितनी छोटी, कितनी सेल कर लेती है, कितना खर्चा करती है, वो सब चीजें डाली गई इस ब्रांच के अंदर, जिसे हम कहते हैं
फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो स्टीवॉर्डशिप अकाउंटिंग से शुरुआत हुई, देन वी वेंट ऑन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आ रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब हमारे वर्ल्ड वॉर्स हुई उस समय तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एट द पीक। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी? उस समय ज़रूरत पड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, प्रोडक्शन करते वक्त उसकी कॉस्ट की। कि मैंने बोला कि गुड्स की कॉस्ट इतनी आ रही है, मैंने ना जैसे ये पेन बनाया, मैंने मान लीजिए एक पेन बनाया 300 रुपए का, तो मैं उसे कितने का बेचूं? मैंने बाकी एक्सपेंसेस यहाँ नोट करने सीखे थे। तो इस तरीके से मैंने चीज़ को बेचना शुरू किया 600 रुपए में, जहां पर मैं अपना प्रॉफिट का हिस्सा, प्रोडक्शन का हिस्सा, सेल करने का पूरा तरीका वो सब नोट करने लगी। फिर धीरे धीरे बारी आने लगी मैनेजमेंट की तरीकों की। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी हो चुका था ये जानना कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। तो मैनेजमेंट की भी अकाउंटिंग होने लगी, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सब चीज़ उनकी मैनेजमेंट के अंडर कितना ज़्यादा उनकी वर्किंग चल रही है उसको समझने के लिए ये निकल कर आया। ठीक है। देन जब ये सब होने लगा, फिर आगे चलकर ना दो तरह की और अकाउंटिंग निकल के, दिस आर द मॉडर्न वंस। फर्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जहाँ पर टाटा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्ल्ड वाइड, इवन आई थिंक इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो उनका बहुत मेजर पार्ट है। कैंसर हॉस्पिटल्स अभी बन रहे थे बिफोर मिस्टर रतन टाटा डिमाइस। उनके जाने से पहले उन्होंने बहुत सारी जगहों पर चैरिटेबल वर्क किया। तो इसकी भी तो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं रखी ना। तो जब इनके अकाउंट्स मेंटेन किए गए तो वो कहलाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्योंकि बिजनेसेस ने माना कि हम लोगों से रिसोर्स लेते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, उन्हीं को चीज़ें बेचते हैं, लेकिन हमारा एक धर्म बनता है उनकी तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ। तो सोसाइटी की तरफ अगर हम खर्चा करेंगे हम उसको भी नोट डाउन करके रखेंगे। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आती है ना, कि किसी भी तरह से जो चीज़ें हैं उनके अंदर क्या नहीं हो रहा, किसी भी तरह के फ्रॉड्यूलेंट वर्किंग नहीं हो रही। एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट केम आउट इज योर HRM। यानी एक समय बाद सब कुछ तो मान गए, लेकिन ह्यूमन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हमने उनको भी एक्नॉलेज किया। क्योंकि देखिए अगर मेरे से बात की जाए तो एक एम्प्लॉय को लेकर हम क्या बोलेंगे, जी हमारे पास इतनी सैलरी देते हैं हम उसको। लेकिन क्या वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी सैलरी से डिफाइन होता है? बहुत से लोग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जगह कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे सेल्स आती हैं, वो कस्टमर फीडबैक को मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल के पीछे का एक रीजन बहुत बड़ा वो हो सकते हैं। तो एक समय बाद इनको भी वैल्यू किया जाने लगा। जब इनकी भी वैल्यूएशन होने लगी तो उसे कहा गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है। सो अब समझते हैं क्विकली थोड़ा सा हिस्सा हमारे MCQ के थ्रू। व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय समराइजिंग अकाउंटिंग डेटा? अकाउंटिंग डेटा को समराइज करने के हिसाब से हमारा जो पूरा स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला आता है ट्रायल बैलेंस, इनकम टैक्स रिपोर्ट एंड परचेज जर्नल, बैलेंस शीट, सेल्स लेजर, कैश फ्लो टेबल। Trial balance, P&L, balance sheet and cash flow statement. Then is profit and loss summary, capital ledger and trial journal. देखिए जब हम बात करते हैं ना, अभी मैं आपसे बात करके आई थी RCS की, इसके बारे में समझते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। इट स्टार्ट्स विद योर जर्नल। सबसे पहले ये नोट करना कि पता है बिजनेस में क्या है, इंडिविजुअल पीछे पढ़कर है ना, ट्रांजैक्शन, अब परचेज हुई, अब सेल हुई, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो एक डायरी सी जैसे हम मेंटेन करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं। वो इंडिविजुअल नोट करेंगे तो वो जर्नल है। उसके बाद इन सबको टेबल्स में डाल देते हैं ताकि चीज़ें बेटर समझ में आए, तो वो लेजर बन जाता है। अब बहुत सारे टेबल हो गए, उन टेबल्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाए ताकि समझ तो आए कितने सारे टेबल बन गए। उनको उन्होंने कहा आपके पास ट्रायल बैलेंस। देन यू हैव द एरिया ऑफ जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है योर सबसे पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले इसको बनाया जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि उसके प्रॉफिट हो रहे हैं कि लॉसेस हो रहे हैं। देन दे मेक देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी ये ना ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ को स्टडी करता है। ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया आपके पास क्या है, कहते हैं जी हमारे पास लोन्स भी हैं, मैंने अपने इतने पैसे भी डाले हुए थे, और ना देखिए इस जो पैसा आया है ना बिजनेस में, पता है इससे हमने ना अपनी फैक्ट्री खड़ी करी, हमारे पास मशीनरी है, हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, हमारे पास कैश में इतना पड़ा है। ये सब चीज कौन बताता है?
बैलेंस शीट। और एंड में आकर इट्स ऑल अबाउट मनी। अगर आपके पास कैश में पैसा नहीं पड़ा तो ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि अच्छा इनका पैसा तो ब्लॉक्ड ही रहता है। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो लास्ट पार्ट इज योर CFS। ये हमारा पूरा अकाउंटिंग का वर्किंग बनता है। जो पूरा कॉबवेब बनता है ना, हमारी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, क्या है उसमें, तो यहाँ पर आता है हमारा ये सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ सी। ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट एंड लास्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। ये आपके पास क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। द अकाउंटिंग प्रोसेस इन विच सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज डन। किस तरीके सिस्टमैटिक तरीके से हम जो कहते हैं कि बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए ट्रांजैक्शंस को, क्या वो स्टीवर्डशिप ने किया, क्या वो फाइनेंशियल ने किया, क्या वो कॉस्ट ने किया, या मैनेजमेंट ने किया? अभी पढ़ा है हमने ये टॉपिक। चीज़ों को सिस्टमैटिक वे से नोट करने वाली चीज़ कौन करता है? वो आपका करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि अभी हम पढ़कर आए ना, प्रॉफिट या लॉस ये पता लगाता है। ये मेन सिस्टम बनकर आया था। इसके बाद बाकी जो जितने जितने ब्रांचेस निकल कर आए वो इसी के ही आगे डिफरेंट फॉर्म्स या स्पेशलाइजेशन बनी। सो ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर ये हेल्पफुल था तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज में इनरोल नहीं किया है तो द टारगेट JIB 2025 इन वन अटेम्प्ट मास्टर कोर्स इज आउट। आप इसको देख सकते हैं। लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी इसमें मिल जाती है। सो आई थिंक यू गेट एवरीथिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आपकी क्लासेस इसी तरीके से बनाई गई हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड वी अंडरस्टैंड कि जॉब करते हुए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए थोड़ी बहुत मोटिवेशन, थोड़ी सी डायरेक्शन, एंड दैट्स इट। तो अगर आपको लगता है आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से साथ में हमारे पढ़ते रहिए। लेकिन अगर लगता है कि मुझे कंसिस्टेंसी में मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरी रेगुलरिटी से पढ़ाई हो पाए, और उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेंटोरशिप की और कंटेंट को, मैकमिलन के ही कंटेंट को साथ में पढ़ने की, तो वो आपको हमारे इस कोर्स में मिल जाएगा। इस टाइम अभी आपको उसमें फ्लैट 75% ऑफ मिल सकता है। यू जस्ट हैव टू यूज द स्पेसिफिक कोड JIB 75। ठीक है, अब ये विजिबल है आपको। सो इसका ना डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक पूरा है। प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट राइट अवे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। बाय बाय एंड टेक केयर।